नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज की रात तो क़यामत की रात है और क़यामत की रात इसलिए क्योंकि कल सुबह देश के नतीजों की मशीनें खुल रही हैं। नतीजे सामने आ रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी सरकार होगी। क्या मोदी जी नेहरू जी का रिकॉर्ड बराबर करेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का लगातार, या फिर कोई और चेहरा हो सकता है, या फिर मोदी जी 272 के नीचे जा सकते हैं या ऊपर जा सकते हैं। तमाम तरह की सवाल कल होंगे। लेकिन क़यामत क्यों, बेचैनी क्यों? बेचैनी इसलिए मशीनों पर शक है। विपक्ष को कहीं ना कहीं, अपोजिशन को कहीं ना कहीं, चाहे जो भी पार्टी हो, मशीनों की क्रेडिबिलिटी पर शक है। हालांकि ये जो साहब हैं, जी हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, ये बार बार सफाई दे रहे हैं। आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कॉन्फ्रेंस में कहा, बल्कि कैमरे पर देश को इन्होंने मैसेज देने की कोशिश करी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मशीनों में कोई गड़बड़ नहीं होगा। चुनाव जो आएंगे 100% करेक्ट होंगे। अब एग्जिट पोल में जो नतीजे आए थे वो रिफ्लेक्ट मशीनों पर होते हैं नहीं होते हैं तो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो ये साहब हैं राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनकी सरपरस्ती में ये सारा चुनाव कराया जा रहा है, इन्होंने आज यूँ तो बहुत सी बातें करी, शेरो शायरी भी करी। कई अहम मुद्दों पर इन्होंने सफाई नहीं दी, सवाल के जवाब नहीं दिए। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ज़्यादातर पत्रकारों ने कोई तल्ख सवाल नहीं किए, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल थोड़ा तल्ख हुआ। और ये जो साहब हैं संजय शर्मा, आज तक के रिपोर्टर, बड़े तेज़ तर्रार रिपोर्टर हैं, मेरे साथ भी इन्होंने काम किया, संजय शर्मा ने, इन्होंने एक सवाल किया। हालांकि सवाल इन्होंने दो किए, एक पोस्टल बैलेट पर सवाल किया और दूसरा सवाल संजय शर्मा का धार्मिक प्रचार को लेकर था। जी हाँ, धार्मिक प्रचार को लेकर जो बातें कही जा रही थी मंच से, उस पर एक सवाल था। लेकिन राजीव कुमार साहब पोस्टल बैलेट पर तो बोले, धार्मिक वाले मामले पर चुप रहे। सर, मैं संजय शर्मा हूं आज तक से। हमारा सवाल ये है कि जिस पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को क्या कोई प्रॉब्लम है उस रिजल्ट को, जो पोस्टल बैलेट का रिजल्ट है, इसमें कौन आगे कौन पीछे, किसको कितने, क्या उसको डिक्लेयर करने में कोई परेशानी है? और थोड़ा धार्मिक प्रचार पे भी एक बार बताइए। अब सवाल दरअसल जो इशारा कर रहा था बंद लफ्ज़ों में वो यही था कि मोदी जी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम खासकर दूसरे चरण के बाद चुनाव को जिस पैटर्न पर वो ले जा रहे थे, चाहे वो मंगलसूत्र की बात हो कि मंगलसूत्र छीन के किसको दे दिया जाएगा, या फिर वो मटन की बात हो, या फिर किसी मछली की बात हो, या फिर मुसलमान की बात हो, ये जो बातें की जा रही थी मंच से, बहुत नाप तोल कर माहौल गर्म करने के लिए, उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। बहरहाल मोदी जी के जो आप कह सकते हैं जो उनका कंटेंट था, जो उनकी जो स्पीचेस थी, उनके जो भाषण थे माहौल गर्म करने वाले, उसमें चाहे मंगलसूत्र हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मटन हो, ये जो भाषण थे जिसमें एक पैटर्न सेट किया जाता था, एक नरेटिव सेट किया जा रहा था इस इलेक्शन का, वो क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन था? क्या वो आचार संहिता का, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था? और अगर था तो क्या उनको नोटिस दिया जाना चाहिए था? और अगर कोई रीढ़ की हड्डी वाला टीएन सेशन टाइप का अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर होता तो मोदी की आंख में आंख डालकर, चाहे वो भले ही प्रधानमंत्री होते, बहुमत वाले प्रधानमंत्री होते, इंदिरा गांधी टाइप प्रधानमंत्री होते, तो क्या कोई टीएन सेशन होता तो क्या मोदी को नोटिस थमाता? अगर टीएन सेशन होते तो क्या आपको लगता है कि ये जो मोदी जी मंगलसूत्र कह रहे थे कि मंगलसूत्र देके मुसलमानों को दे दिया जाएगा, या इसकी भैंस खोल के उसको दे दी जाएगी, इस तरह की बातें अगर टीएन सेशन के टाइम पे होती तो क्या नोटिस जाता मोदी जी को? मैं उल्टा बोल रहा हूँ। टीएन सेशन होते तो मोदी जी ये बोलते ही नहीं। अब दोस्तों, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, मशीनों की बात है, ईवीएम की बात है, सही नंबर निकलेंगे, क्या
जो काउंटिंग है वो 100% सही होगी, या जो ममता बनर्जी ने कहा कि अगर काउंटिंग गड़बड़ है तो फिर मोदी को कोई हरा नहीं सकता, और अगर काउंटिंग सही है तो मोदी को हराना तय। इस तरह की जो बातें हो रही हैं, या फिर जो अपोजिशन है उसने कहा कि साहब हमारे नंबर जो हमने ग्राउंड ज़ीरो से जो नंबर हमने कलेक्ट किए वो 295+। ये सब बातें रहेंगी, ये सब बातें कल रहेंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से एग्जिट पोल, जितने भी एग्जिट पोल गोदी मीडिया के हुए जिसमें बीजेपी 325 के ऊपर है और एनडीए को 400 तक टच कराया गया, 400 सीटों तक, अगर मोदी जी कल 325 के ऊपर लाते हैं तो फिर तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर मोदी जी 50 सीटों से कम आते हैं, जिस तरह से विपक्ष का कहना है, जो विपक्ष का मानना है, अगर मोदी जी की सीटें 50 कम होती हैं 325 से, मोदी जी 272 के नीचे जाते हैं, तो मोदी जी की सरकार फिर कितने दिन टिकेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब कल मशीनें खुलेंगी मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, अगर 272 के नीचे मोदी जाते हैं तब क्या होगा, क्या सरकार चला पाएंगे? और अगर तो 300 के ऊपर जाते हैं तो फिर मोदी क्या करेंगे? बड़ा सवाल है। 300 के ऊपर क्या होगा, 272 के नीचे क्या होगा? अशोक वानखेड़े टाइगर हैं और प्रोफेसर रविकांत हैं। सवाल बड़ा, आप कह सकते हैं, वाजिब है, और आपको लगेगा जवाब सुन के कि जवाब भी उतना ही दमदार है। मेरा पहला सवाल टाइगर से है, और टाइगर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी? और वो जो शेरो शायरी कर रहे थे, वो कह रहे साहब हम पर बड़े इल्जाम लग रहे हैं, हमको बड़ा बड़ा बुरा कहा जा रहा है, हमको जो है बहुत कुछ बातें सुनाई जा रही हैं, लेकिन हम जो है किसी से डरने वाले नहीं हैं। बहुत सी बातें कही, ये जरूरत क्या थी? और जिस तरह से उन्होंने कहा कि साहब अमित शाह ने जो है कोई ऐसा फोन नहीं किया था, अमित शाह ने किसी डीएम को टाइट नहीं किया, ये सब चीजें क्यों? काउंटिंग से कुछ घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? क्या जाहिर करना चाह रहे हैं वो? बार बार वो आईना पोंछ रहे थे। उनको कौन बताए कि मिट्टी उनके चेहरे पे लगी हुई है? ओहो ओहो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आईना साफ करने की एक एक्सरसाइज थी। इसलिए 80 दिनों के इस रण में चुनाव आयोग कितना पक्षपातपूर्ण काम कर रहा था, शायद इसकी आत्मग्लानि हो रही होगी, शर्म आ रही होगी, इसलिए कई चीजों को लेके वो सामने है। आज पूरे पेज का विज्ञापन दे दिया, पूरे पेज का पूरे देश में विज्ञापन छपा है कि मतदाताओं को धन्यवाद। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना था, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं थी। उतने खर्चे में थोड़ा स्टाफ बढ़ा लेते तो परसेंटेज जल्दी निकल आता। जी, चुनाव आयोग एक प्रकोष्ठ बन के काम कर रहा था, इसमें कोई बात नहीं। और जयराम रमेश ने यह कहा कि कलेक्टरों से बात की। ये गृह मंत्री सीधा उनको पूछे। गृह मंत्री पूछ नहीं सकते क्या? अमित शाह इतने थोड़ी है कि ये पूछने में मैं कैसा पूछूं? गृह मंत्रालय नोटिस दे सकता है, अमित शाह जी पूछ सकते हैं, उनको कोर्ट में खींच सकते हैं। चुनाव आयोग क्यों बीच में कूदा? क्या मतलब है कूदने का? अब आप पूछते, हो सकता है गृह मंत्री ने किए होंगे 150 फोन और पूछा होगा हीट वेव चल रही देश में। गृह मंत्री के पास अंतरिक्ष सुरक्षा भी है। गृह मंत्री ने 150 लोगों को फोन करके यदि पूछा होगा कि हीट वेव की स्थिति क्या है, क्या कंट्रोल कर रहे हो, कैसा कंट्रोल कर रहे हो, ये भी हो सकता है। आप मुझे लिस्ट दो। आपने गृह मंत्री को भी पूछ लेना चाहिए था कि ये आरोप आप पे है, यदि आप क्लियर कीजिए इसको, नहीं तो नोटिस दे दीजिए जयराम रमेश को। ये बीच में कूदने का क्या मतलब है? आप एक चीज का तो जवाब दे नहीं पा रहे कि परसेंटेज इतना क्यों डिले हो रहा है और इतना बढ़ बढ़ के कैसा आ रहा है, 10-10% कैसा बढ़ रहा है? पुणे में जिस दिन मतदान हुआ उस दिन 1% आया, रात को 5 बजे 1, 7 बजे 1, 12 बजे 1, फिर दूसरे दिन 10 बजे फिर बदला, फिर दूसरे दिन शाम को फिर बदला, फिर तीसरे दिन दोपहर को फिर बदला। ये कौन सा वोटिंग हो रहा है भाई? जी, ये कहां से आ रहा है आंकड़ा? जी, क्या ये मैनिपुलेट हो रहा है? सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने भी कॉग्निजेंस लिया है ना, नोटिस दिया है ना। जी, मामला सब जुडिस है। इसका मतलब ये इशू भयंकर है। उसके बाद में जो लगातार बोला जा रहा था, धर्म की आड़ में लेके जाके बोला जा रहा था, साइलेंट जोन अनाउंस होने के बाद भी वहां प्रचार किया जा रहा था, ये दिख नहीं रहा था उनको।
सिर्फ विपक्ष का ही दिखता है, बाकी लोगों का नहीं दिखता क्या? सत्ता पक्ष बिल्कुल नहीं, इस आपको बार लगता है बड़े टाइगर, आपको लगता है कि अगर टीएन शेषन होते, टीएन शेषन जैसे ईमानदार, अरे हिम्मत सर वाले, टीएन बहादुर होते, एक मेरा टीएन सवाल, अगर टीएन शेषन होते तो क्या आपको लगता है कि ये जो मोदी जी मंगलसूत्र कह रहे थे कि मंगलसूत्र देके मुसलमानों को दे दिया जाएगा या देखिए, इसकी भैंस खोल के उसको दे दी जाएगी, इस तरह की बातें अगर टीएन शेषन के टाइम पे होती तो क्या नोटिस जाता मोदी जी को? मैं उल्टा बोल रहा हूँ। टीएन शेषन होते तो मोदी जी ये बोलते ही नहीं। ओहो, मोदी जी को मालूम था कि मैंने मेरा पालतू आदमी ला के रखा है यहाँ पे, उसको लाया इसलिए गया था। सरकार एक्सप्लेनेशन देना कि सर्वोच्च न्यायालय ने दी हुई व्यवस्था में सरकार को क्या प्रॉब्लम था। ट्रांसपेरेंसी है ना। एक लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रधानमंत्री स्वयं और सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश, क्या गलत था इसमें? क्यों आपको आपके दो मंत्री, एक आप स्वयं, एक आपके मंत्री और एक लीडर ऑफ अपोजिशन, क्या आपने फिर ये व्यवस्था भी रखनी चाहिए थी कि यदि लीडर ऑफ अपोजिशन अपोज करे तो फिर नहीं होगा अपॉइंटमेंट, वह तो 2:1 हो जाता है जी ये आपने घपला करने के लिए एक आदमी ला के रखा जो आपका हो, जो आपकी भाषा बोले, और जी। वो उनकी भाषा बोल रहा है। चलिए टाइगर, आपने एक चीज तो कम से पूरा टाइम हम देखिए, आज कोई दीपक भाई नई बात नहीं बोल रहे। कम से कम हम पहले दिन से ये बोल रहे थे कि ये हो रहा है, जगह जगह पे बोल रहे थे। फॉर्म 17C फॉर्म का कोई औचित्य नहीं रह गया है। चलिए ठीक है टाइगर आपकी बात अपनी जगह सही है, कि इलेक्शन कमिश्नर साहब को लगा होगा कि भाई इतने इल्जाम लग गए पक्षपात करने के, इतने कार्टून हमारे बन गए, इतने हमारे पर लांछन लग गए। टाइगर ने कहा कि भाई आत्मग्लानि होती, कहीं ना कहीं एक जमीर होता है जो आदमी के जिंदा रहने तक जिंदा तो रहता ही है, तो वो जमीर जो था उसने कहीं मजबूर नहीं कर नहीं दिया। नहीं और नहीं आज नहीं शेरो नहीं नहीं, शायरी, इसको जमीर मत कहिए। जमीर मरने वाला आदमी ये सब कुछ होने देता है। ये लिपापोती था। लीपापोती, चलिए ठीक है, लीपापोती था। मैं आ रहा हूँ जरा अब प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, यूं तो ये सवाल मुझे लगा था मैं आपसे 24 घंटे बाद पूछूं, लेकिन मुझे लगा जब गली गली चर्चा हो ही रही है, चाय की दुकान से लेकर ढाबे तक, तो मुझे लगा कि ये सवाल पूछ ही लेता हूं कि अगर मशीनें खुलती हैं कल और मोदी जी की गिनती जो है वो 272 पर अटक जाती है या 272 से नीचे आ जाती है, फिर भी खैर सरकार उनकी बन जाती है। अगर मोदी जी की एक सरकार बॉर्डर लाइन पे बनती है, मतलब आप यूं कहिए कि जोड़ तोड़ के सरकार मोदी जी बनाते हैं, उस सरकार और एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार में आपको क्या अंतर दिख रहा है? अगर मोदी कमजोर स्थिति में सरकार बनाते हैं तो फिर डॉक्टर साहब आगे क्या होने जा रहा है? देखिए दीपक जी, मोदी जी उस चीज के आदी ही नहीं है, क्योंकि उनको समन्वय बिठाना नहीं आता है। वो हमेशा बॉस रहना चाहते हैं, उनको हर व्यक्ति यस मैन चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के अपने भीतर की जो अंतर्विरोध हैं, नितिन गडकरी के साथ आपने क्या किया, राजनाथ सिंह के साथ आपने क्या किया, योगी आदित्यनाथ को तो आपने अपनी कार के पीछे पीछे दौड़ा दिया था। योगी जी क्या भूल गए होंगे? ऐसे एक नहीं, कम से कम 2 दर्जन नेता ऐसे हैं हर राज्य में। आप मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान में देख लीजिए, रमन सिंह के साथ आपने क्या किया। ये तमाम ऐसे नेता हैं। आप कर्नाटक में जाइए तो येदियुरप्पा साहब के साथ आपने क्या किया। जो बीजेपी के भीतर के अपने अंतर्विरोध हैं, वो अंतर्विरोध सतह पे आ जाएंगे और जी, फिर खुला खेल फर्रुखाबादी होगा। खुला वो नहीं खेल, चलेगा, फर्रुखाबादी जिसको कहते हैं ना मुहावरे में, फिर जी वो खुला खेल चलेगा। फर्रुखाबाद। फिर ये नहीं होगा कि मोदी जी ने जो कहा बस तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। ये नहीं होने वाला है, क्योंकि जी योगी जी ने दौड़ लगाई है उस गाड़ी के पीछे, और योगी जी ने घुटने टिकवा दिए थे इसी चुनाव में। कहना पड़ा मोदी जी को कि मैं उनका सांसद हूं, वो मेरे मुख्यमंत्री हैं। ये तो ट्रेलर दिखा चुका है, वो फिल्म उसके बाद शुरू होगी। तो ये जो 272 या उसके नीचे अटकने का मतलब है कि पूरी फिल्म शुरू हो जाएगी, जी। और वो मोदी जी को कम से कम उस तरह से सत्ता करने के वो आदी हैं ही नहीं। आदि नहीं, मोदी जी कहीं ना कहीं एक कमजोर सरकार चलाने के आदि नहीं। टाइगर, अगर 272 के नीचे कहीं मोदी जी अटके, मतलब अगर गले की हड्डी कुछ बन गया, नतीजा ये,
तो क्या मोदी 272 के नीचे इस सरकार को चला सकते हैं या वो टेम्परामेंट नहीं है? क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जितनी दुश्मनी बाहर है, जितनी लड़ाई बाहर है, उससे कहीं ज्यादा लड़ाई पार्टी के भीतर है। इज इट ट्रू सर? क्या ये सच है? देखिए, सब घात लगा के बैठे हैं। टोटल क्या आती है? यदि 272 नहीं आते तो एनडीए का कुनबा भी घात लगा के बैठा है। एनडीए के कुनबे में पहले तो हम एनडीए की बात करें। एनडीए के कुनबे में 90% लोग गन पॉइंट पे है, ईडी सीबीआई के। वो बहुत दुख से नीतीश कुमार, नायडू बाबू, सभी सर। तो वो भी क्योंकि अपने अपने सिंबल पे लड़े हैं जी। और कोई मुझे कह रहा था कि वो चुनाव वो मतलब ऐसा कानून है कि यदि आपने चुनाव के पहले गठबंधन किया तो उस गठबंधन को माना जाएगा। तो गठबंधन कैसा माना जाएगा? एक भाई इंडिया गठबंधन भी कैसा माना जाएगा? यदि आपका गठबंधन है तो फिर पंजाब में आप एक दूसरे के सामने क्यों लड़े हैं? ये मायने नहीं होंगे। दूसरी बात, यदि 272 आए तो क्या मोदी जी अल्पमत की सरकार या जुगाड़ सरकार चलाने के आदी है क्या? मोदी जी का टेम्परामेंट देखिए। मोदी जी गुजरात गए, मुख्यमंत्री बन के उनके पास फुल फ्लेजेड मेजोरिटी थी। उसके बाद मोदी जी ने हमेशा मेजोरिटी की सरकारें चलाई। मोदी जी अपने हिसाब से सरकार चलाते, वो किसी की सुनते नहीं, अपने कैबिनेट की नहीं सुनते और जब तो संघ की भी नहीं सुनते। जब संघ थोड़ा सा लगा उनको कि संघ जरा बताने लगा कि कैसे चला, उन्होंने संघ को भी किनारे कर दिया और बोल दिया कि संघ की जरूरत नहीं हमको, वी आर फॉर ओन। जब इस स्थिति में मोदी जी है तो मोदी जी कल सपोज मान ले कि जनता दल यूनाइटेड भी साथ में रहे और टीडीपी भी साथ में रहे और टीडीपी ने बोला कि हमने 4% बोल दिया था भाई रिजर्वेशन मुसलमानों को, हमको देना पड़ेगा, इज्जत का सवाल है। क्या करोगे फिर आप? कैसी सरकार चलाओगे? मंत्रालय अपने होंगे, टेंडर वो करेंगे पास। फिर आप नहीं कह सकते कि ये टेंडर अडानी को दो। कौन अडानी? हर एक के अपने अपने अडानी है। तो कुल मिलाकर मिली जुली सरकार बहुत मुश्किल है। और जब कम सीटें यदि आएगी 272 से, सपोज मैंने कहा कि 10-20 सीटें कम पड़ जाती है तो ये बाकी अलायंस आके चलो भाई चलो कर ले कैसा भी करके। नहीं, आप और ये यदि कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए 272 से 10-15 सीटें कम रह गई तो नीतीश कुमार जो है हैवी बार्गेन करेंगे कि मेरे को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाओ या फिर मैं छोड़ रहा हूं साथ। नहीं 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 नहीं, नीतीश कुमार बहुत शाणे हैं। वो दिल्ली में आ गए कि बिहार हाथ से चला गया। मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी के नीचे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या औकात होगी? जहां उपराष्ट्रपति ऐसे कंधे झुक के नमस्ते करते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर की तो कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, उसकी पोस्ट ही नहीं है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। उसको तो मंत्री करके ही शपथ लेनी होती है। ये जुगाड़ है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये पॉलिटिकल जुगाड़ है। अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देवीलाल बनाए गए थे और क्या हुआ था? उनके पास एग्रीकल्चर मंत्रालय दे दिया था, गृह मंत्रालय भी नहीं दिया था। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि मोदी एक कमजोर बॉर्डर लाइन गवर्नमेंट नहीं चला सकते या टेम्परामेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं चला सकते, बिल्कुल नहीं चला सकते। टेम्परामेंट ही नहीं है, सुनने का टेम्परामेंट नहीं है। और इस उम्र में क्या आदमी सुधरेगा? जिसको चलिए एक भगवान सवाल ने और भेज बता दिया दीजिए है। टाइगर, एक सवाल और बता दीजिए, आपके अलावा तो कोई जवाब दे नहीं सकता क्योंकि मामला गडकरी का है। मान लीजिए मोदी जी वाकई जो प्रदीप गुप्ता और आज तक ये सब जो जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं, मान लीजिए यही मशीनों से आंकड़े निकल गए और मोदी जी एकदम 300 पर उन्होंने ताज पहन लिया ताकतवर पोजीशन में, गडकरी साहब को क्या फिर वो मंत्रिमंडल में रखेंगे? सवाल ही नहीं होता, सवाल ही नहीं होता। राजनाथ सिंह भी नहीं रहेंगे, गडकरी भी नहीं रहेंगे। आपको सारे अरे ये पुराने कोई नहीं रहेगा, सब नए चेहरे दिखेंगे। मतलब आप कह रहे हैं गडकरी चुनाव जीत के हैं तो भी बाहर, इनका अडवाणी हो जाएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। कारण? ये कोई मंत्रिमंडल में नहीं। अरे सर कारण तो बताइए टाइगर भाई। गडकरी मजबूरी थी आपकी, क्योंकि संघ भी साथ में था, संघ का भी एक प्रेशर था और गडकरी को आप एकदम ड्रॉप नहीं कर सकते थे क्योंकि आपको अपने बलबूते पे वो। अब यदि आप 370 के आसपास बात करेंगे, यदि बीजेपी को 340 भी मिल गई तो बीजेपी इतना, देखिए गडकरी के पास जो मंत्रालय थे 300 क्रॉस करने के बाद सारे मंत्रालय खत्म हो गए।
गडकरी जी। के यहाँ सेक्रेटरी भी इनके, हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन भी इनके, गडकरी जी को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा था। अब यदि 340 पे यदि सीटें गई तो हु गडकरी, हु राजनाथ, हु योगी, हु, योगी भी? अरे डेफिनेटली। ये आप क्या बता रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं और कि मतलब सचिन तेंदुलकर भी बाहर, राहुल द्रविड़ भी बाहर, उसके अलावा युवराज भी बाहर, पूरी टीम बाहर, भाई चंगू मंगू है साहब, मोदी के साथ, बस ये कहना चाह रहे हैं आप? पहले पूरा आपको क्या लगता है, जो आपके सचिन तेंदुलकर और आपके जो द्रविड़ और ये सब जिनके नाम लिए आपने, वो खेल भी पाए पिछले 5 साल में? पैवेलियन में ही बैठे रहे। आपको सिर्फ पीछे तालियां बजाने वाले चाहिए ना, वो रिप्लेस हो जाएंगे। और वो कहेगा कि नया नेतृत्व चाहिए, नया खून चाहिए, यंग लोग चाहिए। सभी लोगों को बहुत हो गया अभी, इनको कितने दिन मंत्री रहेंगे अभी? और रिटायर कर दिए जाएंगे, जबरिया रिटायर कर दिए जाएंगे। टाइगर बड़ी बात कह रहे हैं, जरा एक मिनट मैं सोच रहा हूँ जरा रविकांत साहब से तो पूछ आगे लूं मैं जरा। और बोल रहा हूं, मैं आपको दीपक भाई, आगे और मैं बोल रहा हूं। हाँ हाँ हाँ। 330 और 340 हो गए तो तमिलनाडु की सरकार में छेद होने का पूरा चांस है। ममता भी गई? ममता की भी सरकार टूटेगी। अच्छा ये बताइए, वहां पे भी 340 में ये चैनल चलेगा, अपना चैनल चलेगा कि या ये भी, इसका भी ममता हो जाएगा? सब तिहाड़ में बैठ के खाना खाएंगे, रोटी खाएंगे, सब तीनों लोग हम साथ में। अरे बाप रे बाप। नहीं, जो देखिए 340 पे यही होना है। आज मेरे को स्पष्ट संकेत मिले हैं कि बहुत जल्दी तमिलनाडु की सरकार गिराने का प्रयास होगा। स्पष्ट संकेत बता रहा हूं मैं आपको। ये तो हम लोग दोस्तों से मुखातिब कैसे, आपने तो संकट नया खड़ा कर दिया। अरे स्टैलिन तो साहब कई हजार किलोमीटर दूर है, अब यहाँ की बात करिए ना, हम लोगों नहीं तो का फिर क्या हुआ? होगा? नहीं, हम साथ में रहेंगे, तब भी हम डिस्कशन करेंगे ऐसे ही शाम के टाइम। केजरीवाल के साथ रहेंगे? हाँ, केजरीवाल जी भी साथ में रहेंगे, वो गेस्ट रहेंगे, विशेष गेस्ट अपने। ओहो। यूट्यूब पे नहीं रहेंगे, लेकिन मैंने तो आपको कहा कम्युनिकेशन कैन नॉट स्टॉप दीपक भाई। आदमी का कम्युनिकेशन आदमी के प्राण जाने के बाद रुकता है। नहीं रविकांत तो जी, हम ये जहां टाइगर तो जेल में, जिस जेल में बैठेंगे वहां हम तीनों लोग कैदियों को भाषण देंगे। देश में टाइगर क्या हो आज रहा है? डरा रहे हैं भाई, ये तो कयामत की रात से पहले जो डरा है। नहीं रहा हूं मैं, डरा नहीं रहा हूं मैं, सच मानसिक बोल रूप रहे से हैं? तैयार कर रहा हूं, अच्छा मानसिक चलिए, रूप मैं से तैयार कर रहा हूं। एक कमेंट ले लें। प्रोफेसर साहब, आप तो काफी जो है ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, बड़ा ही पॉजिटिव सोचते हैं, और एक आप कह सकते हैं साहित्य के भी आप आदमी हैं। क्या वाकई मतलब टाइगर जिस तरह से कह रहे हैं कि 340 आया तो गडकरी, राजनाथ, स्टैलिन, ममता, ये सब तो उन्होंने बता ही दिया। ना नीतीश की जरूरत है, ना नायडू बाबू की जरूरत है, ना ही किसी की जरूरत है। अकेले वन मैन शो होगा। और वैसे भी उन्होंने कहा कि भाई बायोलॉजिकल नहीं है, आसमानी ताकत है, नेचुरल पावर है मोदी जी के पास। लेकिन एक चीज तो टाइगर ने कही कि 340 पे गडकरी तो गए, नेता तो गए, हम और आप भी तिहाड़ जाएंगे केजरीवाल के साथ। क्या इस तरह का भी कदम उठा सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा? कम से कम यूट्यूब के जो लोग हैं, पत्रकार हैं, ये पत्रकारिता करते रहेंगे। देखिए दीपक जी, यूट्यूबर ने, आपने, हम सब ने बहुत परेशान किया है मोदी जी को। मोदी जी इसके भी आदी नहीं है, सवालों के भी आदी नहीं है, और यहाँ बैठ कर के सवाल किए जाते हैं, आलोचना तो कतई नहीं सुनना चाहते। आप बच सकते हैं, बहुत अच्छे से रह सकते हैं, थोड़ा सा गोद में बैठना पड़ेगा। मोदी जी का बढ़िया घुंघरू उंगरू बजाइए, अच्छा रोज कहिए कि क्या मोदी जी एकदम अवतार लेकर के आए हैं, भारत को तो स्वर्ग ही बनाने के लिए आए हैं। तो आप तिहाड़ में नहीं, बढ़िया सा किसी फार्म हाउस में टिके होंगे, ये भी एक ऑप्शन है लोगों के पास। लेकिन एक बात मैं, आखिरी बात जी, कि दुनिया में इतिहास ये कहता है कि जब भी कोई इस तरह के तानाशाह हुए हैं, तो उसमें चाहे संस्कृति कर्मी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे साहित्यकार हो, उन सबको सच बोलने की सजा मिली है, और उसके लिए भाव अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको तैयार होना चाहिए, रहना चाहिए उसके लिए, मुकाबला करने के लिए। और हमारा इतिहास तो वैसे भी 90 साल की स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास है। इसी में से कोई गांधी, कोई अंबेडकर, कोई भगत सिंह भी निकलेगा, और उसके बाद वो भी चीजें देखी जाएंगी।
जी, जी। चलिए ख़ैर आज 2 मैंने सवाल किए थे और टाइगर ने कहा कि अगर बॉर्डर लाइन गवर्नमेंट है, अगर मोदी जी 272 और उसके आस-पास रहते तो फिर मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल होगा इस सरकार को खींचना। और अगर मोदी जी 300 सवा 300 ऐसे ही अगर जो एग्ज़िट पोल ने जो गिनती दी, यही गिनती कल मशीनों से भी निकलती है, तो फिर उन्होंने कहा कि ये मोदी जी फिर बहुत सी राज्य सरकारें हैं, वो जा सकती हैं। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया टाइगर ने कि भाई अ, ये जो यूट्यूब चैनल है, ये जो सच्चाई की बातें कर रहा है, गाज यहाँ भी गिर सकती, हमें भी तिहाड़ जाना हो सकता, हम भी केजरीवाल हो सकते हैं। इस तरह की बातें टाइगर ने कही और मुझे लगता है टाइगर थोड़ा-सा हमको जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कि अगर बुरे दिन आ रहे हैं, जो भी इस तरह के हैं, उसकी तैयारी करें। लेकिन मैं दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी तक तो डरे नहीं हैं और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि आप तक सच को पहुँचाएँ, हिम्मत करें और आप लोगों के हौसले से जो लाखों का हौसला मिलता है आप लोगों का, उसी से कहीं न कहीं ये जो ज़मीर है, वो भी ज़िंदा है, ये हिम्मत भी ज़िंदा है और हम लोग कोशिश करते हैं कि जब तक ये यूट्यूब चलता रहेगा, आपसे राब्ता बना रहेगा, तो कोशिश होती रहेगी सच पहुँचाने की। टाइगर आप आए और प्रोफ़ेसर रविकांत साहब आप आए। आपने जो बातें कही उसमें वाक़ई भले ही हम लोग हँसी में सुन जाएँ, लेकिन उन बातों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वक़्त जो भी है कल मशीनें तय करेंगी कि आने वाला वक़्त 2029 तक कैसा होगा। ये आपको 12-1 बजे तक दोपहर में पता लग जाएगा। टाइगर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आप इस धन्यवाद चैनल पर धन्यवाद। आते रहते हैं और बेबाकी से बात करते हैं इस दौर में। इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, दोस्तों की तरफ से आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।